कैसे हो मेरे भाई और बहनों, वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें हमारा एक इंडिया का कार मेकर है जिसने फोक्सवैगन, जीएम और फोर्ड को बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही में दोस्तों लैंड रोवर की डिफेंडर का एक नया वाला वर्जन आने वाला है जो कि अफोर्डेबल होगा। हो सकता है वो इंडिया में लोकली बने, जिससे उसका प्राइस काफी कुछ फॉर्च्यूनर के आसपास हो सकता है। उससे पहले दोस्तों आपको पता क्या करना है, यू नीड टू लाइक दिस वीडियो। लेट्स एम फॉर 6900 लाइक्स। अगर 6900 लाइक्स होंगे तो आपको दोस्तों अगली वीडियो में कूल चीज बताऊंगा। कर लो दोस्तों। आज की दोस्तों हमारी पहली न्यूज है कि जो लैंड रोवर है उसने अपनी इलेक्ट्रिक डिफेंडर मिनी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी इस गाड़ी की टेस्टिंग स्टार्ट हो रखी है। तो अगर आपको पता नहीं, डिफेंडर के 3 डिफरेंट वर्जन आते हैं, डिफेंडर 90, डिफेंडर 110 और डिफेंडर 130। अब दोस्तों तीनों वर्जन ही काफी डिसेंटली बिक रहे हैं। डिफेंडर का अपने आप में काफी बढ़िया ब्रांड नेम बन गया है। अब इसी ब्रांड नेम में कैपिटलाइज करने के लिए लैंड रोवर अब अपनी डिफेंडर का एक छोटा अफोर्डेबल वर्जन लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं, जो कि डिस्कवरी स्पोर्ट को एलिमिनेट कर देगा और इसमें हमको बढ़िया थोड़ी बहुत सिटी ओरिएंटेड फील मिलेगी, थोड़ी बहुत लैंड रोवर डिफेंडर वाला डीएनए। और वैसे भी दोस्तों मैक्सिमम लोग जो डिफेंडर को परचेस कर भी रहे हैं उन्हें ना जिंदगी में ऑफ रोडिंग करनी नहीं है इस गाड़ी से, बस वो ऐसे बढ़िया इसकी बॉक्सी लुक्स के लिए परचेस करे। तो लैंड रोवर वालों ने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर कैपिटलाइज कर ले, ब्रांड नेम उसका इस्तेमाल कर ले, डिब्बे वाला डिजाइन इस्तेमाल कर ले और एक बढ़िया गाड़ी बना दे। अब ये लैंड रोवर की ईएमए वाले आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जो कि इस ब्रांड का नया मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होगा, जो कि आने वाली रेंज रोवर विलार में, इवोक में, इस गाड़ी में और उनकी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर इस्तेमाल होगा। साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी की अगर आप देखें टेस्टिंग वाली लुक्स काफी अच्छी लग रही है, जिसमें आपको सामने एकदम स्ट्रेट सा बॉनेट मिलता है, जैसे आपको मैक्सिमम नई वाली रेंज रोवर्स में मिलता है। सामने एकदम आपको ऐसी स्ट्रेट सी लुक्स मिलती है, एकदम स्ट्रेट आपको रूफ लाइन मिलती है, जो कि पीछे को थोड़ी नीचे हो रही है और पीछे आपको थोड़ी बहुत ऐसे रेंज रोवर स्पोर्ट वाली लुक्स मिलती है, जो कि काफी दोस्तों मस्त लग रही है। इंटीग्रेटेड इसमें आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे और काफी अच्छी दोस्तों ये गाड़ी लग रही है। इसका साइज ऑलमोस्ट आपको 4.5 मीटर के आसपास का मिलने वाला है और ऑब्वियसली इसके अंदर आपको फीचर्स कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू डिफेंडर, पर दोस्तों जो मैक्सिमम जरूरत के फीचर है वो बहुत बढ़िया होने वाले हैं। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ जो इंडिया के यूट्यूबर्स है भाई वो तो रेल लगा देंगे इस गाड़ी को परचेज करके, क्योंकि डिफेंडर ही भाई सबके पास हो गई है। इस गाड़ी का क्या होगा भाई जब ये लॉन्च हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। फिर दोस्तों अगली न्यूज है कि लेक्सस की जो LFR है उसका ऑलमोस्ट रोड लीगल वर्जन की टेस्टिंग हो रही है। और अगर आपको पता नहीं, फिलहाल ये मेरी फेवरेट सुपर कार्स में से एक है। अगर मेरे पास दोस्तों पैसे हो, आइदर आई वुड गो फॉर द लैम्बोर्गिनी रेवल्टो या फिर इसके साथ जाऊंगा। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है कि लैम्बोर्गिनी रेवल्टो तो दोस्तों आपको पता है बहुत बढ़िया वी12 इंजन है, हाइब्रिड है, 1000 के आसपास हॉर्स पावर है, एकदम बैट मोबिल वाली उस गाड़ी की लुक्स है। वहीं पे पर अगर आप देखें तो दोस्तों मुझे V6 कार्स इतने कुछ पसंद नहीं है, V6 हाइब्रिड कार्स फॉर एग्जांपल फरारी 296 GTB वगैरह। पर ये दोस्तों लौती V6 हाइब्रिड गाड़ी है जो कि आई वुड लव टू बाय। अभी दोस्तों ऑब्वियसली फाइनेंसिस थोड़े दिक्कत वाले हो रही है, जिसमें दोस्तों एक तो लेक्सस की LFA की जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। साथ ही में इसमें आपको एकदम ऐसे GT3 कार वाली लुक्स मिलती है, जिसमें सामने एकदम ऐसा लंबा सा बॉनेट है, बहुत ही बड़े बड़े आपको साइड में लूवर्स मिलते हैं और पीछे काफी बड़ा सा स्पॉइलर है। तो एकदम ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोड लीगल गाड़ी का वर्जन ऐसे दिख रहा है और इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट 1000 हॉर्स पर मिलने वाली है, काफी तगड़ी आपको लुक्स मिलने वाली है। और ये गाड़ी भी काफी लिमिटेड नंबर्स में प्रोड्यूस होगी, तो इसकी वैल्यू काफी कुछ रिटेन होगी। इंडिया में तो ऑब्वियसली ये गाड़ी लॉन्च होने नहीं वाली, तो भाई अगर आप यूएस में रहते हो, अगर आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री में रहते हो मेनली, भाई परचेज कर लेना इस गाड़ी को, काफी आपको मजे आएंगे। हम तो भाई बढ़िया लेक्सस की जो RX है वही नहीं परचेज कर पा रहे, इतनी महंगी इंडिया में फिलहाल। देखते क्या होता है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि बेंटली की जो ऑल इलेक्ट्रिक SUV है उसकी भी टेस्टिंग हो रही है। अब अगर आपको पता नहीं, बेंटली फोक्सवैगन ग्रुप के अंडर आता है और फोक्सवैगन ग्रुप पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कार्स को लेके काफी बुलिश हो गए हैं और मेरे ख्याल से जो सारे यूरोपियन कार मेकर्स है उसमें से BMW और फोक्सवैगन बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कार्स को इलेक्ट्रिक बनाने में, वर्सेस प्रीटी मच मर्सिडीज। दोस्तों वो तो पिटे पड़े है। अब जो बेंटली है उसका भी जो बेंटाएगा उसका आप एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है, जिसके अंदर आपको काफी लंबी लुक्स मिलने वाली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली बेंटाएगा। और मेरे ख्याल से बेंटली को इस गाड़ी में 2 चीजों पे फोकस करना चाहिए। एक तो इसके अंदर एक्सट्रीम बढ़िया एनवेस लेवल डाल दो कि भाई अगर ये गाड़ी रोड पे चल रही है पता ही नहीं चल रहा कि ये गाड़ी चल भी रही है, एकदम ऐसे लग रहा है कि भाई आप खड़े हुए हो। साथ ही में इस गाड़ी में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस डाल दो, इस गाड़ी में ऐसे हो एटलीस्ट 1000 हॉर्स पावर, तब जाके दोस्तों मजा आएगा। और ये Audi के Q6 e-tron वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमको फिलहाल तो 650 के आसपास हॉर्स पावर मिलती है, पर इस गाड़ी में ऑब्वियसली बेंटली वाले बढ़ाएंगे थोड़ी बहुत हॉर्स पावर और इसकी ट्यूनिंग को भी थोड़ी लग्जरी ओरिएंटेड कर देंगे। अब दोस्तों मेरे ख्याल से बेंटली काफी बढ़िया इसको कर सकते हैं और SUV को चूज करना भी काफी सही चीज है एज कम्पेयर टू सेडान या फिर एक लग्जरी कूपे को एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना। तो बेंटली इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, पर ऑब्वियसली इसका प्राइस वुड बी अ बिट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। पर इंडिया में ये सस्ती पड़ सकती है क्योंकि RTO वगैरह लगते नहीं है और सिर्फ 5% की GST लगती है, तो उस सेंस में अगर आप देखें काफी अफोर्डेबल होगी एज कम्पेयर टू बाकी सारी बेंटलीज जो की आती है। फिर
फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि टेस्ला ने अपनी डिलीवरीज इंडिया में स्टार्ट कर दी है और पहले महीने के अंदर इस ब्रांड ने इंडिया में 60 डिलीवरीज प्रोवाइड करी है, जो कि कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है। इस ब्रांड की पहले जितनी हाइप थी और पहले लोग जितना एंटीसिपेट कर रहे थे कि ये ब्रांड इंडिया में आएगा, बढ़िया इनकी गाड़ियां परचेज करेंगे, उसके बाद जिन्होंने रायता फैलाया ना भाई कि अपनी ना तो कोई ऐसे बढ़िया पीआर करी, ना बढ़िया कोई एडवर्टीजमेंट करी, रैंडमली अपने 2 डीलरशिप खोल दी और चलो भाई गाड़ियां खरीदो हमारी, और डबल प्राइस में गाड़ी लॉन्च कर दी। जो गाड़ी आपको जो बाकी कार मेकर है ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए में प्रोवाइड कर पा रहे हैं, विनफास्ट वगैरह अगर आप देखिए सेम लेवल की गाड़ी है उनकी VF7। तो दोस्तों दिक्कत ये है 60 डिलीवरीज कुछ भी नहीं है इस ब्रांड के लिए, और पिछले क्वार्टर में इस ब्रांड ने अगर आपको पता नहीं तो 4,97,000 के आसपास डिलीवरीज प्रोवाइड करी है, 5 लाख डिलीवरीज। तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है टेस्ला की ओवरऑल सेल्स का 1% प्रोवाइड कर पा रही है, उससे थोड़ा ज्यादा, तो 0.01%। भाई ये तो बहुत ही बेकार बात है यार। टेस्ला दे शुड रियली डू समथिंग फॉर द इंडियन मार्केट। पर ये भी है मैक्स एंड में ये कितनी इंडिया में 600-700 गाड़ियां बेच पाएंगे साल की, 7-8 हजार, तो इनकी ओवरऑल सेल्स का 1% भी इंक्रीज होगा नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर इंडिया में थोड़ी बहुत और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो इनका इतना कुछ बेनिफिट मिलने भी नहीं वाला, शायद ये तभी नहीं कर रहे। और अगर आपको पता नहीं तो फॉरेन मार्केट में अपना मार्केट शेयर और इंक्रीज करने के लिए टेस्ला अपनी मॉडल वाई का एक थोड़ा अफोर्डेबल वर्जन को लॉन्च कर रही है, और इसमें इतनी गंदी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है ना, इतनी छपरी गाड़ी लग रही है, जिसमें आपको वैसे तो मॉडल वाई में ऐसे कनेक्टेड वाली लाइट्स मिलती है ना, जिसमें आपको नॉर्मल वाली मॉडल वाई में ऐसे आपको लंबी कनेक्टेड वाली हेडलाइट्स मिलती है, इसमें आपको दोस्तों नहीं मिलती। इसमें आपको मिलती है छोटी सी ऐसे लाइट है जो कि ऐसे बल्ब वाले फंक्शन में आती है। फिर मॉडल वाई में आपको एकदम ऐसे एस्थेटिक सा बम्पर मिलता है जिसमें ऐसे एयर स्कूप्स वगैरह है, बढ़िया आपको ऐसे फॉगलम वगैरह मिलते हैं। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, आपको बेसिक एक प्लास्टिक का बम्पर मिलता है। साइड में आपको दोस्तों स्टील रिम्स मिलते हैं, लिटरली स्टील रिम्स, जिसके ऊपर कैप डाला हुआ है ऑब्वियसली प्लास्टिक का। आपको ना तो इस गाड़ी में सनरूफ मिलती है, ना तो इस गाड़ी में आपको FSD मिलता है, और इसका प्राइस सिर्फ 5 लाख रुपए कम होने वाला है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल वाली मॉडल वाई है। तो भाई अमेरिका में ऑलरेडी लोग इतने भाई फीचर ओरिएंटेड है, तो भाई वो 5 लाख रुपए कम में तो इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं परचेज करने वाले। एटलीस्ट टेस्ला को 10 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस या फिर $10,000 का प्राइस डिफरेंस लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। और वो भी दोस्तों ये सोच रहे हैं कि क्या हम एक नई गाड़ी को लॉन्च करें छोटे सेगमेंट के अंदर, या फिर इसी गाड़ी को थोड़ा सस्ता बना दे। वो बड़े स्केप्टिकल हो रखे हैं। आप बताना दोस्तों आप क्या प्रेफर करोगे, एक टेस्ला की और छोटी गाड़ी परचेज करना जो कि अराउंड 10 लाख रुपए सस्ती हो, या फिर एक टेस्ला की मॉडल वाई का सस्ता वर्जन परचेज करना जो कि अराउंड 4-5 लाख रुपए सस्ता हो। पर डिफरेंस ये है कि अगर वो सस्ती गाड़ी को लॉन्च कर देंगे छोटी गाड़ी को, तो उसमें फीचर ज्यादा डाल पाएंगे क्योंकि गाड़ी का साइज कम होगा। तो दोस्तों आप बताना आप क्या सोचते हो उसके बारे में। फिर जो हमारी अगली न्यूज है कि महिंद्रा ने अपनी थार 3 डोर का नया वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो कि दोस्तों जितना हमने सोचा था जितने बड़े अपग्रेड आएंगे कुछ भी नहीं आए उनमें से। जिसमें आपको एक तो सामने अपग्रेड मिलता है कि आपको ग्रिल एकदम सेम मिलती है, बस आपको अब बॉडी कलर मिलती है एज कम्पेयर टू पहले वाली जो कि ब्लैक कलर में आती थी। सेम आपको बल्ब वाली लाइटें मिलती है, सेम आपको बम्पर मिलता है, बस जो पहले ऐसे डुअल टोन बम्पर महिंद्रा ने हटा दिया था अब दोबारा डाल दिया है, थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग कम कर दी है। साइड में आपको सेम लॉज मिलते हैं, सब कुछ सेम मिलता है, बस पीछे आपको स्टेपनी में एक तो रेयर व्यू कैमरा मिलता है, और आपको एक तो रेयर में वाइपर और डिफॉगर मिलता है, और साथ ही में आपको बटन से खुलने वाली इसकी वो फ्यूल लिड मिलती है जो कि पहले ऐसे मजदूरी करके चाबी से खोलनी पड़ती थी। इंटीरियर में आपको नई 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, आपको नया स्टीयरिंग मिलता है, और इसके विंडो कंट्रोल आपको दरवाजों पे मिलते हैं। यही अपग्रेड है। और महिंद्रा ने इस गाड़ी का प्राइस 30,000 रुपए से कम कर दिया इसके बेस मॉडल में, और 30,000 रुपए से इंक्रीज कर दिया इसके टॉप मॉडल में। और अगर आप देखें नेट इफेक्टिवली तो महिंद्रा को ये करना चाहिए नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए तो उन्होंने GST 2.0 से प्राइस कट करा था इस गाड़ी का, दोबारा इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया है। पर मेरे ख्याल से अब थार 3 डोर की उतनी डिमांड आने नहीं वाली जितना हमने पिछले 3-4 साल में देखी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इसकी मार्केट है वो सैचुरेट कर गई है। जिन लोगों ने इस गाड़ी को परचेज करना था सबने परचेज कर लिया है। अब भाई ऐसे एडिशनल इसकी मार्केट बनने नहीं वाली, इसकी जो बढ़िया ऐसे कूल इमेज थी वो खत्म हो गई है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि स्कॉर्पियो एन पिकअप को एक बार दोबारा देखा गया है टेस्ट होते हुए, और ये गाड़ी काफी अजीब सी लग रही है, जिसमें ऐसे जो है मछली सी लाइटें लगा दी महिंद्रा ने ऐसे बाहर को करके, ताकि लोगों को पता ना चले कि भाई ये कौन सी गाड़ी है। उनको क्या पता, इस दुनिया में तो अरिस्टोक्रेट्स और कार्वर्सल प्रोज है जिनको गाड़ी की लाइट देख के पता चल जाता है कि गाड़ी कौन सी है। अब इस गाड़ी का लॉन्च मेरे ख्याल से अगले कुछ महीने के अंदर होने वाला है, क्योंकि महिंद्रा ने ऑलरेडी बता दिया था अब कि उनका जो पिकअप कंसेप्ट है उसका लॉन्च 2026 में होगा, साउथ अफ्रीका में भी और इंडिया में भी। तो इसलिए भाई बढ़िया ये मेरे ख्याल से लॉन्च कर देंगे जल्दी, बढ़िया इनको मजे आएंगे। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि सिट्रोन की जो एयर क्रॉस है उसके एक्स वाले वर्जन का इंडिया में लॉन्च हो गया है। इस गाड़ी का प्राइस है 8.3 लाख रुपीज का। और आप कहोगे भाई इस गाड़ी में ऐसे अलग सा क्या है, तो एक तो इस गाड़ी में आपको थोड़ा मिलिट्री ग्रीन या फिर आपको मेटालिक सा कलर मिलता है, साथ ही में आपको LED हेडलाइट्स मिलती है, साथ ही में आपको एक्स का बैज मिलता है, इंटीरियर में थोड़ी प्रीमियम वोल्स्ट्री मिलती है, बाकी सब सेम ही है, अगर आपको लेना आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है काफी बढ़िया न्यूज है कि जिसमें
ऑक्टाविया आरएस जो है वो डीलरशिप पहुंचना शुरू कर दी है। और भाई देखो कितनी मस्त लग रही है गाड़ी, ऐसे ऐसे एकदम ऑरेंज वाली ग्रीन कलर में। और इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स आने वाली है। अगर आपको परचेज करनी है आप ऑलरेडी इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं। बहुत ही मस्त लग रही है दोस्तों। इफ आई वुड हैव, मतलब अगर मेरे पास 3-4 गाड़ियां ऑलरेडी हो ना और मेरे पास बजट हो, भाई मैं इस गाड़ी को परचेज कर लूं, कितना बढ़िया मजा आएगा। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि मारुति दुनिया के टॉप 10 कार मेकर्स में पहुंच गई है, इंडिया की मारुति सुजुकी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर आपको पता नहीं तो जनरल मोटर जिसके अंदर कैडिलैक वैडिलैक जो सारे बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड आते हैं, फोर्ड जिसके अंदर भाई लिंकन आता है, उनकी बढ़िया मस्टैंग आती है, फोर्ड जीटी आती है, फोक्सवैगन जिसके अंदर भाई कितने बड़े ब्रांड आते हैं, उनसे ज्यादा इस ब्रांड का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। और ये ब्रांड ने गाड़ी अगर आप देखें तो सिर्फ 15 लाख के आसपास बेची है पिछले साल। तो इसकी गाड़ियां भी ऑलमोस्ट 1/4 1/5 है एज कम्पेयर टू जो बाकी कार मेकर्स को इसने पीछे करा है। अब ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है काफी ज्यादा ग्रो करी है एज कम्पेयर टू बाकी सारी मार्केट। तो इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो थोड़ा प्रीमियम देने को रेडी है इंडियन कार मेकर्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भाई 1000 लोगों पे सिर्फ भाई 5-10 गाड़ियां ही है। आने वाले टाइम में ये गाड़ियां बढ़ने वाली है, पेनिट्रेशन बढ़ने वाली है। तो इसलिए भाई ऑब्वियसली मारुति को, टाटा को, hyundai को इससे काफी बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। पर फिर भी अगर आप देखें, मुझे क्या लगता है कि इंडिया की मार्केट थोड़ी हाईयर वैल्यूएशन को ऑफर कर पाती है। तभी जो फॉरेन ब्रांड्स भी है अपने इंडिया में अलग से आईपीओ लाते हैं, उसको अपने ग्लोबल बिजनेस में ऐड नहीं करते, क्योंकि ग्लोबली उनको वैल्यूएशन मिलती नहीं, इंडिया से वैल्यूएशन मिल जाती है। और इसके आगे अगर आप देखें जो BYD है जो कि इनसे 10 गुना गाड़ियां बेचती है, उसकी मार्केट वैल्यूएशन सिर्फ $133 बिलियन की है, फरारी की $92 बिलियन की है। तो काफी कुछ मुझे क्या लगता है कि रेवेन्यू पे बेस नहीं होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपके मार्केट परसेप्शन और आपके मोड के ऊपर भी बेस करती है कि क्या आप कितने रिप्लेसेबल हो। BYD अच्छी गाड़ियां बनाती है, पर दोस्तों सबको लगता है कि वो कमोडिटी बना रहे हैं, वो ऐसे प्रॉपर ब्रांड नहीं बना रहे, तभी मुझे लगता है कि उनको इतनी बढ़िया हायर वैल्यूएशन मिलती नहीं है। फिर वहीं पे जो हमारी अगली न्यूज है कि मारुति ने पिछले 2 महीने के अंदर 6000 ई-विटारस को इंडिया से बना के बाहर एक्सपोर्ट करा है। अब जो ई-विटार है वो इंडिया में काफी हाई स्केल पे बन रही है और इसको इंडिया में बना के फिर यूके में और यूरोपियन नेशंस के अंदर एक्सपोर्ट करा जा रहा है। अब मेरे ख्याल से अगर मारुति इस गाड़ी को हाईयर रेट पे इंडिया पे बना पाए, कि ऐसा नहीं है कि भाई बैटरी चाइना से आ रही है, लाइटें ताइवान से आ रही है, सब असेंबल करके इंडिया से बना दी और मेक इन इंडिया कर दिया, और इसकी हाईयर जो लोकलाइजेशन है इंडिया में हो रही है, जिसमें बैटरी सेल्स भी इंडिया में बन रही है, लाइटें भी इंडिया में बन रही है, अलॉयज भी इंडिया में बन रही है, तो भाई इससे काफी बढ़िया बूस्ट होने वाला है हमारे इंडिया की कार मार्केट के अंदर। क्योंकि भाई लोगों को लगेगा कि भाई मारुति अगर अपनी इतनी बढ़िया गाड़ी बना पा रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं और हम भी बढ़िया इंडिया की इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सकते हैं।